आज की डेट में आपको बताने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जो कि टोटल इसमें मैंने 30 क्वेश्चन कवर किया है। परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी देखने को मिलेंगे। यदि आप आईटीआई के बाद कोई जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर भी ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। साथियों, ध्यान रखिएगा, अमीटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो अमीटर होता है एक ऐसा उपकरण होता है जो सर्किट में बहने वाली जो विद्युत धारा होती है उसको मापता है। और इस सर्किट को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अमीटर जो ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर बी। तो बी साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध की इकाई क्या है। प्रतिरोध की इकाई, सबसे पहले तो आपका ओम का जो यहाँ पे नियम है उसको ध्यान देना पड़ेगा। तो ओम का नियम हमें क्या बताता है। ओम का नियम इसी तरह परिभाषित किया जाता है कि किसी चालक में बहने वाली धारा आई और उस पर लगाए गए वोल्टेज भी के समानुपाती होता है। और प्रतिरोध जो होता है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि V बराबर आई आर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो आर है इसकी जो इकाई है ओम है। और हमसे यही चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो ओम, यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि घरेलू विद्युत वायरिंग में अधिकतर किस प्रकार के कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि सीरीज कनेक्शन का, या समांतर कनेक्शन का, या मिश्रित कनेक्शन का, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, घरेलू वायरिंग जो की जाती है वो हमेशा समांतर क्रम में, मतलब कि पैरेलल में की जाती है। और घरेलू वायरिंग जो आपका होता है वो पैरेलल में होता है। और उपयोग की बात करें तो इसमें जो कनेक्शन का उपयोग किया जाता है हमेशा समांतर कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और आपसे पूछ दे कोई कि समांतर में ही क्यों किया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या होता है। तो समांतर का करने का मतलब ये होता है कि जो वोल्टेज हो, वो जो आवश्यक जो हमें वोल्टेज हो उपकरण में जो प्राप्त करना है हमें, वो हमें प्राप्त हो। कोई एक उपकरण खराब होने पर कोई अदर जो उपकरण है उस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, इस कारण हम यहाँ पर समांतर यहाँ पे यूज करते हैं। इसके पीछे यही कारण है। और यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। तो बी साथियों हम करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अगला सवाल आप सभी के सामने, सवाल नंबर 4, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है। ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्थिर विद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज को उच्च या निम्न स्तर में बदलने के कार्य में लिया जाता है। तो यहाँ पर आप इसे यह भी कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यहाँ पे केवल मुख्य कार्य की बात किया गया है। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन सी, वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। ये किसका काम होता है, तो ट्रांसफार्मर का काम होता है। जिसमें आपने सुना होगा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो उसी को यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ट्रांसफार्मर का मुख्य काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। सी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि बिजली के झटके से बचाव के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, यहाँ पे ओवरलोड्स की बात करें या बिजली से झटके की बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उस सर्किट से हम बच सकते हैं। और जो फ्यूज है उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम यहाँ पे अर्थिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे अर्थिंग उपयोगी है, लेकिन सीबी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसको हम फुल नेम इसका होता है सर्किट ब्रेकर।
इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्यूज का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उस समय हमें किस चीज़ की सुरक्षा करेगा? तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करेगा। और यदि हम सर्किट ब्रेकर जैसे कि आपका एमसीबी हो गया, एमसीबी हो गया, और एक और होता है आरसीसीबी होता है, ठीक है? आरसीसीबी होता है। सर्किट ब्रेकर में यदि हम एमसीबी या आरसीसीबी का प्रयोग करें, तो ये जो होती है, यदि विद्युत आपूर्ति में कोई व्यक्ति आता है अचानक से, तो ये बंद कर देती है सप्लाई। और एक और होता है अर्थिंग, जो ऑप्शन में यहाँ पर दिया भी गया अर्थिंग। तो अर्थिंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जो लीकेज करंट है उसको जमीन में प्रवाहित कर दे और बिजली के झटके से बचा सके। तो ये जो होता है अर्थिंग का कार्य होता है। तो सर्किट ब्रेकर का अलग काम, फ्यूज का अलग काम और अर्थिंग का अलग काम होता है। तो इसी कारण साथियों हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 6, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि किसी सर्किट का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो उसमें बहने वाली धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए कोई सर्किट है, उसका प्रतिरोध यदि आप बढ़ा देते हैं तो उसमें बहने वाली धारा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है, यदि आप ओम के नियम के अनुसार भी आप देखें, जैसे कि V बराबर आपका आई आर ओम का नियम है, तो यदि इसमें आप प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध को यदि आप बढ़ाते हैं तो वोल्टेज इसमें क्या रहेगा? ये स्थिर रहेगा, लेकिन धारा का जो मान होगा ये क्या होगा? घट जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। धारा घट जाएगी। बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 7 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, रेक्टिफायर का नाम आपने सुना होगा। रेक्टिफायर ही एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने का काम करती है। ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसका जो उपयोग किया जाता है, इसमें डायोड का भी उपयोग किया जाता है। ये यहाँ पर ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलता है रेक्टिफायर ही देखने को मिलता है, लेकिन आप इसके डायोड का भी प्रयोग कर सकते हैं। सेम कार्य इसका वो भी होता है। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन को देखते हुए रेक्टिफायर, क्योंकि यहाँ पे डायोड के कोई भी बात नहीं रखी गई है, नई ऑप्शन में दी गई है। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन बी, रेक्टिफायर। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 8, जिसमें पूछा जा रहा है कि 3 फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? स्टार्टर, स्विच, फ्यूज या एम्पियर मीटर। देखिए, 3 फेज की जब भी बात करें और मोटर को स्टार्ट करने के लिए, तो उस समय डाल्टन स्टार्टर या एक और होता है स्टार डेल्टा, और एक होता है डेल्टा स्टार, और एक और होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। इसका आप उपयोग कर सकते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर का मतलब कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर की हम बात करें, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर केवल आपका ऑप्शन में स्टार्टर की ऑप्शन दिया गया है, तो हम 3 फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इसमें आपका स्टार्टर में कौन सा आएगा? एक आपका डेल्टा आएगा और एक आपका स्टार डेल्टा आएगा। दोनों को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 9, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक मोटर के घूमने की दिशा को कैसे बदला जा सकता है? तो इसमें बदलने की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको 3 फेज के बारे में बता दूं। तो देखिए, 3 फेज मोटर में यदि 2 फेज वायर है और 2 फेज का वायर है, तो इसको आप आपस में बदलना चाहते हैं, तो आपस में बदल दिए, मान लीजिए आपने बदल दिया, तो मोटर की जो घूमने की दिशा होगी वो भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। मतलब कि सप्लाई की 2 फेज को आपस में बदलकर आप क्या कर सकते हैं? मोटर की दिशा को आप बदल सकते हैं। और वही हमें क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा है कि किसी इलेक्ट्रिक मोटर के घूमने की दिशा को कैसे बदला जा सकता है? तो हम यहाँ पे बदल सकते हैं सप्लाई की 2 फेज को आपस में बदलकर। ये आपका ऑप्शन डी जो दिया गया है, ये डी साथियों आपका करेक्ट आंसर दिया गया है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में पूछा जा रहा है,
230 वोल्ट एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एग्जाम के लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत में यदि बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो होती है 50 हर्ट्ज होती है। सभी को मालूम है कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। 230 वोल्ट यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है। और अमेरिका की यदि बात करें तो उसमें होती है वहाँ की 60 हर्ट्ज होती है। तो यहाँ पे कोई भी भारत और अमेरिका की बात नहीं किया गया है। तो आप यहाँ पे भारतीय हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, तो आप भारतीय हैं, तो आप भारतीय फ्रीक्वेंसी के अनुसार ही आप इसका जवाब देंगे। तो यहाँ पर आपका सही होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर 50 हर्ट्ज। ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में पूछा जा रहा है फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है? फ्यूज का नाम आपने सुना होगा, सभी के घरों में प्रयोग किया जाता है। अब तो यहाँ पे बोर्ड में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो फ्यूज जो होता है ये अधिक जब करंट प्रवाहित होता है तो ऑटोमेटिक ये नष्ट हो जाता है। मतलब कि उसमें जो वायर होती है, जो वो क्या होती है, कापर की जो वायर होती है वो पिघल जाती है और सर्किट जो होता है वो टूट जाता है। मतलब कि आगे सप्लाई धारा नहीं होती है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सुरक्षा के तौर पे इसका कार्य किया जाता है। तो फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है? फ्यूज का मुख्य कार्य है ओवरलोड से बचाना। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ओवरलोड से बचाव करना। सी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? इंडक्शन मोटर के बारे में सभी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि इंडक्शन जो मोटर होता है वो फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो दिया गया ऑप्शन में, वो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है साथियों ए। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये आपका सही होता है ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में साथियों क्या पूछा जा रहा है? अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब अर्थिंग तो किया जाता है, सभी को मालूम है। यदि आप सिंगल फेज पे आपको कोई भी बल्ब मारना चाहते हैं तो उस समय आपको अर्थिंग करना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पे अर्थिंग करना तो वो आपकी अलग बात होगी, लेकिन सुरक्षा के तौर पे यदि देखा जाए तो अर्थिंग जो किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है लीकेज जो करंट होती है उसको जमीन में प्रवाहित करने के लिए, जिससे कि बिजली के झटके से बचाव किया जा सके। मतलब सुरक्षा के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिजली की जो यहाँ पे सुरक्षा है उससे बचाव करने के लिए या शॉर्ट सर्किट से बचाव करने के लिए। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाव करना। ये आपका साथियों सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में स्पीड कंट्रोल के लिए क्या किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें आपका होता है यदि स्पीड को कंट्रोल करना हो तो इसमें आप तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तो आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके, और फील्ड करंट को नियंत्रित करके, या आर्मेचर करंट को नियंत्रित करके। तो यहाँ पे कई तरीके हैं इसके। तो यहाँ पे सभी तरीका आपको ए बी सी यहाँ पे ऑप्शन में मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे, उपयुक्त सभी। डी साथियों आपका सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 15, जिसमें पूछा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने पर करंट कैसा होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय प्रतिरोध जो होता है यहाँ पे शून्य हो जाता है। लगभग इतना माना जाता है कि शून्य हो जाता है। और यहाँ पे शून्य होने का कारण ये है कि जब यहाँ पर शून्य हो जाता है तो इसमें जो करंट है वो अधिक बहने लगती है, और आग लगने या उपकरण जो भी और भी चीज होती है वो जो होती है शॉर्ट सर्किट के द्वारा खराब हो जाती है, उसको क्षति पहुंचता है। तो यहाँ पे खराब होने की संभावना ज्यादा होती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे, केवल हमसे ये पूछा गया है कि शॉर्ट सर्किट होने पर करंट कैसा होगा, तो बहुत ही अधिक होगा। क्या होगा साथियों? बहुत ही अधिक करंट होगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि घरेलू वायरिंग में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला वायर कौन सा है? एल्युमिनियम वायर, या कॉपर वायर, या स्टील वायर, या निकेल वायर? तो आप भी वायरिंग कराए होंगे, या आपके घर में भी बिजली यहाँ पे कनेक्शन होगा, आप भी यहाँ पे लाइट जलाते होंगे। तो आप खुद ऐसे ही समझ सकते हैं कि किस वायर का प्रयोग हमने किया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है कॉपर वायर होता है। क्या होता है?
कॉपर वायर होता है। कॉपर वायर यहाँ पे प्रयोग करने का मतलब ये है कि ये जो होता है विद्युत चालकता होता है, सभी को मालूम है, और इसका जो कंडक्टिविटी होता है वो अधिक होता है, मतलब कि चालकता जो होता है वो अधिक होता है, और कम प्रतिरोध भी देता है, और इसमें जो होता है बिजली की हानि कम भी होती है। तो ज़्यादातर जो उपयोग किया जाता है कॉपर वायर का ही उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल आप सभी के सामने सवाल नंबर 17, जिसमें पूछा जा रहा है कि डायोड किस प्रकार का उपकरण है। डायोड के बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए। डायोड क्या है? डायोड एक अर्धचालक युक्ति है। अर्धचालक का मतलब सेमीकंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर युक्ति है। और इसका कार्य क्या होता है? केवल एक दिशा में करंट प्रवाहित करना। मान लीजिए ये जो है आपका क्या है, एक डायोड है, ठीक है, ये डायोड है। अरे यदि आप इधर से धारा दे रहे हैं तो इधर प्राप्त होगा, लेकिन आप इधर से धारा देंगे तो इधर प्राप्त नहीं होगा, मतलब कि एक दिशीय युक्ति इसको बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आपका सही दिया गया है ऑप्शन में, वो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, रैखिक, मतलब कि लाइनर। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। देखिए सवाल नंबर 18, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि मेगा ओम मीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए साथियों, जो मेगा ओम मीटर होता है इसका उपयोग इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है, मतलब कि उच्च वोल्टेज देकर प्रतिरोध को मेगा ओम में मापा जाता है। और यही यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा भी जा रहा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए हम मेगा ओम मीटर का उपयोग करते हैं। और ऑप्शन में हमारा जो सही दिया गया है वो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए। सी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। देखिए अगले सवाल में यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किसी एसी मोटर की दक्षता इफिशियंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो कोई भी मोटर की यदि इफिशियंसी बढ़ाने की बात किया जाए, वो भी एसी कंडीशन में, तो उस समय आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले उसकी गुणवत्ता, मतलब कि लो लो कोर और तांबा, मतलब कि कॉपर वेल्डिंग से हानि जो लॉस होती है उसको कम करना चाहिए, जिससे कि मोटर की दक्षता क्या होके बढ़ सके। तो यहाँ पे जो हानि है उसके आप कम करेंगे तो उस समय जो इसकी इफिशियंसी होगी वो कम हो जाएगी। तो हानि कहाँ पे होती है? आयरन कोर पर होती है, कॉपर वेल्डिंग में होती है, और ये यहाँ पर ही ज़्यादातर हानि देखने को मिलती है। तो इसको आप कम करेंगे तो ऑटोमेटिक जो इसकी इफिशियंसी होगी, जो दक्षता होगी, वो बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पे मारेंगे साथियों ऑप्शन बी, उच्च गुणवत्ता वाले लौह और तांबा का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। देखिए सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 में पूछा जा रहा है एक अश्व शक्ति, मतलब कि एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। ये तो काफी इजी हो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा एक हार्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। तो 746 यहाँ पर कौन सा दिया गया ऑप्शन में? यहाँ पर दिया गया साथियों ऑप्शन में सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में मुख्य हानि कौन सी होती है, मतलब कि वो कौन सा लॉस यहाँ पे ज्यादातर देखने को मिलता है। तो इसमें होता है साथियों कॉपर लॉस, जिसको आई स्क्वायर आर से हम निकालते हैं। जब कॉपर लॉस के बारे में पूछा जाए तो आई स्क्वायर आर आप ध्यान रखिएगा। और एक और हानि होती है साथियों, आयरन लॉस होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस या ईडे करंट लॉस। तो ये ज्यादातर भी देखने को मिलता है। तो इसमें दो हानियां ज्यादातर देखने को मिलती है, एक तांबा हानि और एक लौह हानि। और यहाँ पे दोनों हमको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तांबा हानि और लौह हानि। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। ए और बी दोनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही हैं। तो ये करेक्ट क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अगला सवाल है आप सभी के सामने। DOL स्टार्टर का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये तो काफी इजी है। क्या होता है इसका पूरा नाम साथियों? DOL का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये जो होती है एक छोटी इंडक्शन मोटर होती है जो कि 5 हॉर्स पावर तक ये होती है। और ये जो होती है इसका प्रयोग ज़्यादातर सीधे स्टार्ट के लिए यहाँ पे किया जाता है, मतलब कि स्टार्टिंग के लिए ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है। तो DOL स्टार्टर का, और इसका पूरा नाम केवल आपसे पूछा गया है, तो हम यहाँ पे मारेंगे डायरेक्ट ऑनलाइन। और यहाँ पर कौन सा दिया गया है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। सी साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आप सभी के सामने। सवाल नंबर 23, जिसमें पूछा जा रहा है कि
फ्लोरोसेंट लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है? फ्लोरोसेंट लैंप, जो कि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो फ्लोरोसेंट लैंप में आर्गन गैस होती है और इसमें एक और गैस देखने को मिलती है जो कि बहुत ही कम मात्रा में होती है, मरकरी होती है। मरकरी वेपर आपको देखने को मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका एक आर्गन हो जाता है और एक मरकरी भी हो जाता है, दोनों होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी में दिया भी गया है, आर्गन और मरकरी। तो साथियों ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ज़्यादा समय मैं आपको नहीं लूँगा साथियों, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है सीधा आपको बताता चलूँगा और आगे बढ़ता चलूँगा। और जानकारी आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो पर लाइक भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसमें पूछा जा रहा है अर्थिंग प्लेट को कितनी गहराई में दबाया जाता है? जो कि यहाँ पे अर्थिंग की बात किया जा रहा है, तो प्लेट अर्थिंग की यहाँ पर है। तो प्लेट अर्थिंग के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अर्थिंग जो प्लेट की जाती है तो उसमें कापर का उपयोग किया जाता है या जीआई प्लेट होती है। कापर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जीआई प्लेट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें मीटर की यदि बात करें गहराई की, तो इसमें कम से कम 10 फीट, जो कि मीटर में आप देखेंगे तो 3 मीटर हो जाएगी। तो ये इतने मीटर पर दबाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जब फीट में पूछा जाए तो आप 10 फीट मारेंगे और मीटर में जब आपसे पूछा जाए तो 3 मीटर मारेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 25, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में कितने वाइंडिंग होते हैं? तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 स्टार्टर वाइंडिंग होता है और ये जो होती है 120 के, ये क्या होती है, 120 अंश के अंतराल पे लगाई जाती है। तो इसमें स्टेटर वाइंडिंग कितनी होती है? तो 3 फेज में पूछा जा रहा है तो यहाँ पे 3 ही होगी, तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कोई यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन नहीं था। क्लियर हो गया साथियों? तो यहाँ पर मैंने 25 क्वेश्चन ही कवर किया था, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।